हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे बजट के नाम से जाना जाता है। बजट पर हमने पिछले वीडियो में यह जाना था बजट किसे कहा जाता है, बजट के क्या उद्देश्य होते हैं और राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, किसे संतुलित बजट कहा जाता है, किसे अतिरेक का बजट कहा जाता है और किसे घाटे का बजट कहा जाता है। इन सब चीजों की हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बदलते परिवेश में बजट जो है उनके कौन कौन से प्रकार है, साथ ही राजस्व घाटा किसे कहा जाता है, राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है, प्राथमिक घाटा किसे कहा जाता है और बजटीय घाटा किसे कहा जाता है। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बजट बदलते परिवेश में बजट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बजट भारत के संदर्भ में हम देखें तो हमारा जो बजट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है उसमें सरकार के द्वारा वर्ष के दौरान की जाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों का समावेश बजट में किया जाता है और किस मद पर सरकार के द्वारा वर्ष के दौरान कितना खर्च किया जाएगा ये बजट में घोषित किया जाता है और उसके अनुरूप सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि शिक्षा में हमको कितना ग्रोथ रेट प्राप्त करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, औद्योगिक सेक्टर में ग्रोथ रेट क्या रहेगी, विदेश व्यापार की स्थिति में हमको क्या करना है, यातायात व परिवहन के विकास के लिए क्या करना है, संचार के साधनों का विकास के लिए, सारी चीजें इस बजट में होती है। तो अब देखिए कौन कौन से प्रकार के बजट होते हैं। सबसे पहला जो बजट है जिसको कि आम बजट कहा जाता है, ये बजट प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में वित्त मंत्री के द्वारा संसद में सामान्य रूप से लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रारंभ में रेल बजट अलग होता था और आम बजट अलग होता था, पर वर्तमान में दोनों बजटों को मिक्स कर एक ही आम बजट बना दिया गया है। इस बजट में सरकार के द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए समस्त प्रकार के सरकार के द्वारा जो खर्चे किए जाएंगे और सरकार की जो इनकम होगी, सरकार की आय और व्यय का 1 वर्ष के दौरान का संपूर्ण लेखा इस बजट में होता है। इस बजट का उद्देश्य देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना होता है, साथ ही वेतन, मजदूरी, उपकरण, मशीनें आदि के रूप में क्या क्या व्यय किया जाएगा, इससे कितना रोजगार का सृजन होगा, किस क्षेत्र में कितनी ग्रोथ रहेगी, इन सब का विवरण इसमें होता है। जब आम बजट घोषित किया जाता है तो उसमें सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले व्यय का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है और सरकार के द्वारा यह भी बताया जाता है कि रुपया आएगा कहां से और रुपया व्यय किस प्रकार से होगा, यानी किस मद में कितना % पैसा किस मद से आएगा, कितना पूंजीगत प्राप्तियों से आएगा, कितना राजस्व प्राप्तियों से आएगा, कितना राजस्व में करारोपण से आएगा, कितना गैर करारोपण से आएगा, कितना अलग अलग चीजों का। और खर्च भी सरकार के द्वारा बताया जाता है कि शिक्षा पर सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा, कृषि पर क्या व्यय किया जाएगा, उद्योग पर क्या किया जाएगा, व्यापार वाणिज्य पर क्या किया जाएगा, सड़क विकास पर क्या होगा, रेल विकास पर क्या होगा। यानी बजट एक ऐसा लेखा होता है जो साल भर के दौरान सरकार के द्वारा जितनी सरकार की इनकम होती है और सरकार का जो व्यय होता है उसका संपूर्ण लेखा बजट के माध्यम से वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर उस बजट पर बहस होती है, उसके बाद बजट पर वोटिंग होती है और उसको पास किया जाता है। तो ये एक आम बजट है। ये आम बजट जहां केंद्र सरकार संसद में इसे पेश करती है, वहीं राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में अलग अलग, हर राज्य का अपना बजट होता है जिसे राज्य सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा में रखा जाता है, जबकि संसद का या केंद्र सरकार का बजट सामान्य रूप से लोकसभा में रखा जाता है। इसके बाद ये बजट राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के लिए अनिवार्य है कि 14 दिन
के अंदर अंदर उसको बजट को पास करना पड़ता है, या कोई संशोधन है तो उसको वापस लौटाना पड़ता है। पर लोकसभा से अगर दोबारा पास हो जाता है बजट, तो फिर वह बजट पास मान लिया जाता है। ये बजट जो है वो कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष बजट का निर्माण किया जाता है, ताकि जो वैधानिक रूप से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है उसका देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के आय और व्यय पर नियंत्रित हो, इस दृष्टि से सरकार के द्वारा बजट घोषित किया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि सरकार के द्वारा साल भर के लिए बजट बनाया गया, अब मान लीजिए फरवरी के महीने में ही वो बजट खत्म हो जाता है, यानी जिस भी वस्तु अलग अलग श्रेणियों में जो बजट बनाया गया उस पर व्यय बढ़ने की वजह से अगर वो फरवरी में ही खत्म हो जाता है तो मार्च के महीने में सरकार क्या करे, तो इसके लिए एक दूसरा बजट बनाया जाता है आम बजट के अलावा। पूरक बजट इसे कहते हैं। जब आम बजट में विभिन्न जो साधनों का जो अलोकेशन है वो अगर वर्ष की अवधि के दौरान समाप्त हो जाता है, तो कुछ समय के लिए, जब तक कि नया बजट नहीं आता है, सामान्य खर्चों को पूरा करने के लिए एक और बजट बनाया जाता है, उसको पूरक बजट की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से इसके माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में पहले जो आवंटित राशि है वो समाप्त हो गई है, तो उसके लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन कर सकती है। इसी प्रकार से बजट 1 अप्रैल से लागू होता है। अभी किसी कारण से, किसी परिस्थिति की वजह से यदि बजट 1 अप्रैल से पहले पास नहीं होता है तो नए बजट के अनुरूप सरकार खर्च नहीं कर सकती। तो अंतरिम राहत के लिए सरकार के द्वारा एक लेखानुदान पास कराया जाता है। जब तक कि आम बजट पास नहीं हो तो सरकार के द्वारा लेखानुदान पेश किया जाता है, जिसमें 1 अप्रैल के बाद में जब तक बजट पास नहीं होता है और कानून का रूप नहीं लेता है, या राष्ट्रपति के जो भी बजट का प्रक्रिया है जब तक वो पूरी नहीं होती है, तो उस समय के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा संसद में लेखानुदान पास कराया जाता है, जिसके माध्यम से सरकार अपने जो विभिन्न क्षेत्रों में जो खर्चे किए जाने हैं वो जारी रख सकती है। जैसे कर्मचारियों को वेतन दिया जाना है वो रुक नहीं सकता, कोई विकास योजना पहले से चल रही है उस पर जो धन आवंटन है वो रुक नहीं सकता। तो इस प्रकार से अंतरिम राहत के रूप में लेखानुदान पास किया जाता है। इसके अलावा देखिए, वर्तमान में एक दूसरा बजट जिसको कहते हैं, जिसको कि निष्पादन बजट के नाम से जाना जाता है। ये निष्पादन बजट परिणाम के आधार पर होता है, यानी जो सेक्टर, जो विभाग अच्छा कार्य करता है उसको अधिक बजट का आवंटन किया जाता है, जो विभाग कम कार्य करता है उसको कम बजट का आवंटन किया जाता है। यानी निष्पादन बजट से तात्पर्य यह है कि जो कार्य किया जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस को देखकर, विभिन्न विभागों की परफॉर्मेंस को देखकर उसके हिसाब से बजट का आवंटन किया जाता है। एक तरह से ये व्यापक कार्रवाई का एक माध्यम हो सकता है। निष्पादन बजट जो है उसको व्यापक कार्रवाई का दस्तावेज कह सकते हैं, जो सरकार के द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है, विभिन्न परियोजना, उसमें किस हद तक लक्ष्यों की प्राप्ति की गई है इस पर डिपेंड होता है। जिन परियोजना में लक्ष्य अनुरूप प्रगति होती है उस पर ज्यादा पैसा आवंटन किया जाता है, जिन योजनाओं में लक्ष्य अनुरूप प्रगति नहीं होती है उस पर पैसा कम आवंटन किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसको अधिक बजट दिया जाता है, जो सेक्टर लो परफॉर्मेंस देता है उसको कम आवंटन किया जाता है। इस प्रकार के बजट को निष्पादन बजट की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा देखिए, वर्तमान में जीरो बेस्ड बजटिंग भी एक चलता है। सामान्य रूप से होता क्या है कि बजट में किसी भी मद पर हमारी एक परंपरा सी हो जाती है कि शिक्षा पर इतना देना है, कृषि पर इतना देना है, उद्योग पर इतना देना है, व्यापार वाणिज्य पर इतना देना है, सैलरी के लिए इतना रखना है। सामान्य रूप से जो बजट है उसकी मदें फिक्स हो जाती है, और इसकी वजह से अगर कोई सेक्टर को ज्यादा पैसे की भी जरूरत होती है तो दूसरे किसी सेक्टर से काटकर पैसा दिया जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर राजनीति चालू हो जाती है। तो और इसके अलावा अगर किसी विभाग में पहले का घाटा है, पहले बजट का घाटा है, और हर बार नया बजट आता है तो वो घाटा लगातार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे हैं जो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। कहने का जैसे तात्पर्य है, जैसे पेयजल है, पेयजल में सरकार के द्वारा बहुत कम पैसा लिया जाता है और ज्यादा सुविधाएं दी जाती है, तो जलदायक विभाग है, कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है,
जो सरकार जन कल्याण की दृष्टि से उसकी रेटें कम रखती है, वो भी सामान्य रूप से कभी भी प्रॉफिट में नहीं आता है। तो कई सेक्टर ऐसे हैं बजट में जो प्रॉफिट में नहीं होते हैं, और उनको लगातार पुराने सेक्टर को जोड़ा जाए तो उनका घाटा लगातार बहुत बढ़ता चला जाता है। इस समस्या के निदान के लिए अमेरिका में एक पीटर ए पायर नाम के इकोनॉमिस्ट हुए हैं। उन्होंने 1979 में एक नया बजट दिया जिसे जीरो बेस्ड बजटिंग के नाम से जाना जाता है। इस बजट में बजट की सारी पुराना जो खर्चा हुआ है, पुराना किसी भी विभाग में किसी भी मद में जो भी खर्चा किया है, उस सबको शून्य मानकर हर बार नए तरीके से या नई प्रकार से बजट बनाया जाता है, नई राशि का आवंटन किया जाता है। इसको जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। यानी पुराना जो खर्चा किया है उसको सबको शून्य मानते हुए नए सिरे से संसाधनों का आवंटन किया जाता है। इसे जीरो बेस्ड बजटिंग कहा जाता है। इसमें इस बजटिंग में विगत व्यय को आधार नहीं माना जाता है और किसी भी प्रकार का तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है कि पुराना क्या हुआ, उसमें परफॉर्मेंस क्या हुई, कैसे हुई। हर चीज को शून्य मानकर नए सिरे से उसके औचित्य का निर्धारण करके बजट में राशि का आवंटन किया जाता है। इस प्रकार से इस बजट को सनसेट बजट के नाम से भी, सनसेट सिस्टम भी कह सकते हैं, या सूर्यास्त बजट के रूप में भी इसको कह सकते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सूर्यास्त बजट किसे कहा जाता है, तो उसको आप कहेंगे जीरो बेस्ड बजट जो होता है उसको ही सूर्यास्त बजट कहा जाता है। इसके अलावा देखिए अगला बजट जो कि निष्पादन बजट से कुछ मिलता जुलता है, आउटकम बजट के नाम से होता है। सामान्य बजट की तुलना में ये थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न राशि का आवंटन जब किया जाता है तो उसमें उस विभाग के, उस क्षेत्र के आवंटन, उस क्षेत्र के आउटकम को देखा जाता है कि इससे हमको वापस कितना रिटर्न मिलेगा। जितना हम पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना पैसा इसमें अलॉट किया जा रहा है, उसमें से कितना पैसा वापस इस विभाग के द्वारा जनरेट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक विभाग के भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस भौतिक लक्ष्य को निर्धारित कर बजट का आवंटन किया जाता है, और इस आधार पर देखा जाता है कि किस विभाग के द्वारा कितने लक्ष्यों की पूर्ति की गई। सामान्य रूप से जो विभाग 100% लक्ष्य हासिल करता है उसको नेक्स्ट बजट में प्राथमिकता दी जाती है, और जो विभाग लक्ष्य में डाउन रहता है उनको कम बजट अलॉट किया जाता है, ये मानते हुए कि उस सेक्टर में इतनी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये आउटकम बजट को हम कार्य संपादन के हिसाब से दिया गया बजट भी कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा हर विभाग ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो। इस दृष्टि से सही समय पर सही राशि सही मात्रा में प्रत्येक विभाग को दी जा सके, इस दृष्टि से आउटकम बजट बनाया जाता है। तो मेनली आउटकम बजट को हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि सही समय पे सही मात्रा में आवश्यकता अनुरूप राशि का आवंटन और पहुंचाना, ये आउटकम बजट का एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा देखिए जेंडर बजटिंग भी वर्तमान में बहुत प्रचलित है, जिसको जेंडर बजटिंग का मतलब है कि बजट के माध्यम से सरकार जो समाज का 50% तबका है, जो महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आती है, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं, इसका प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि जेंडर बजटिंग के नाम से होती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण का हो सकता है, महिलाओं के विकास का हो सकता है, महिलाओं को समानता देने का हो सकता है, महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का हो सकता है। तो बजट में स्पेशली जो हमारी आधी आबादी है उसके लिए जो राशि का आवंटन किया जाता है उसे जेंडर बजटिंग कहा जाता है। यानी ये जो जेंडर बजटिंग है, इसमें बजट का कुछ भाग विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण हेतु, महिलाओं के विकास हेतु और महिलाओं को पुरुष के बराबर समानता दिलाने की दृष्टि से जो खर्च किया जाता है उसे जेंडर बजटिंग कहा जाता है। इसके अलावा देखिए संघीय सरकारों के बजट होते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा करी कि लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके अलावा प्रांतीय संस्थाओं के भी बजट होते हैं। इसके अलावा जितने नगर निगम है, नगर निकाय है, पंचायत समिति है, हर का एक बजट होता है। सब अपने साल भर के लिए
एक एक बजट बनाते हैं। नगर निगम जो हैं वो उनके द्वारा भी बजट बनाया जाता है, नगर पालिकाओं के द्वारा भी बजट बनाया जाता है, जिला मुख्य। तो ये जो अलग अलग संघीय सरकारों जैसे केंद्र सरकार का बजट अलग होता है, राज्य सरकार का बजट अलग होता है, वैसे स्थानीय निकायों के भी अलग अलग बजट बनाए जाते हैं। वो भी बजट उसी प्रकार से होते हैं, वही प्रक्रिया इसमें पालन की जाती है जो कि संघीय व राज्य सरकारों के द्वारा होती है। ये भी बजट साल भर के द्वारा विभिन्न विभागों के लक्ष्य और उपलब्धियों के आधार पर बजट बनाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए सामान्य बजट, जो कि सामान्य रूप से जिसको हम कि आम बजट कहते हैं, उसको सामान्य बजट कहते हैं। कई बार बजट संकटकालीन भी हो सकता है, जैसे युद्ध की स्थिति हो, कोई कोरोना जैसी महामारी हो, तो उस स्थिति में सरकार के द्वारा जो विशेष बजट बनाया जाता है उसके लिए सरकार के द्वारा हो सकता है विदेशी सहायता लेनी पड़े, विदेशों से उधार लेना पड़े, स्थानीय जनता से सहयोग लेना पड़े, स्थानीय जनता से ऋण लेना पड़े। तो ऐसा संकटकालीन परिस्थितियों के लिए या आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी बजट बनाया जा सकता है। यह सामान्य रूप से जो बजट होता है ये विशेष परिस्थिति के लिए ये होता है, जिसमें युद्ध हो सकता है, मंदी हो सकती है, कोरोना जैसी महामारी हो सकती है, ब्लैक फंगस जैसी महामारी हो सकती है। इसमें अलग अलग विभागों की अलग अलग क्षमताओं के हिसाब से पैसे का आवंटन किया जा सकता है। इसमें महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता, शिक्षा, स्वतंत्र निर्णय लेने की, इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से इसमें जेंडर बजटिंग की व्यवस्था भी संकटकालीन या आपातकालीन बजट में की जा सकती है। तो यहाँ हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से बजट, कौन कौन से प्रकार के बजट हो सकते हैं। अब देखिए हम बजट घाटे की बात करते हैं कि बजट घाटा कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले बजट घाटा, देखिए बजट घाटा किसको कहते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं घाटा किसको कहते हैं। देखिए लॉस, हानि, घाटा, घाटे से तात्पर्य आपका व्यय ज्यादा हो और आपकी आय कम हो तो इसको घाटे की संज्ञा देते हैं। अगर मेरा खर्चा 5,000 का है और मेरी इनकम 4,000 की है तो मैं ये कहूंगा कि मेरे को 1,000 का नुकसान है। तो जो सामान्य रूप से नुकसान होता है उससे ही घाटे की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक युग में लोकतांत्रिक सरकारें कल्याणकारी अवधारणा पर काम करती है, तो अधिकतर सरकारें घाटे का बजट बनाती है, यानी सरकार की जो इनकम कम होती है, सरकार की जो आय होती है, उससे अधिकतर सरकारों के द्वारा खर्च अधिक मात्रा में किया जाता है। और इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा या तो विदेशों से ऋण लिया जाता है, या स्थानीय संस्थाओं से ऋण लिया जाता है, या रिजर्व बैंक से ऋण लिया जाता है, या फिर हिनाट प्रबंधन यानी नए नोट जारी किए जाते हैं। तो सामान्य रूप से घाटे का बजट जो होता है वो घाटे का बजट ऐसे कहते हैं जब सरकार का व्यय अधिक हो और सरकार की आय कम हो तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। डाल्टन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जो पब्लिक फाइनेंस के बड़े अर्थशास्त्री हैं डाल्टन, जिन्होंने अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत दिया था, उनका यह मानना है कि एक बजट घाटापूर्ण है यदि दिए गए समय के अंतर आय से सरकार व्यय ज्यादा करती है। क्या कह रहे हैं, एक बजट घाटे का बजट कहा जाएगा यदि दिए गए समय में व्यय आय से अधिक हो तो उसे घाटे का बजट कहा जाएगा। दिए गए समय से तात्पर्य 1 वर्ष की अवधि जो हो सकती है। अब देखिए हम अलग अलग घाटे को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्व घाटा किसे कहते हैं। राजस्व घाटा बराबर है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। मान लीजिए सरकार के द्वारा 11,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया और 15,000 करोड़, देखिए सरकार के द्वारा जो राजस्व व्यय खर्चा किया गया वो किया गया 15,000 करोड़ का, और सरकार को इनकम प्राप्त हुई 11,000 करोड़, तो ये 4,000 करोड़ का घाटा लगेगा। इसको राजस्व घाटा कह सकते हैं। अब आपको यूं लग रहा होगा कि तो पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में घाटा किस प्रकार से होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यूं करते हैं, इसको यूं करते हैं, राजस्व प्राप्तियों को आगे लिख देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सरकार को जो राजस्व प्राप्तियां होती है और इससे राजस्व व्यय को घटाया जाता है, तो राजस्व प्राप्तियां जैसे सरकार को 11,000 रुपए की इनकम हुई, 11,000 करोड़ की,
और सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ का खर्चा किया गया, तो ये राजस्व घाटा है, 4,000 करोड़ का राजस्व घाटा। अब देखिए, हमने पहले देखा राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है, कर से प्राप्तियां, कर राजस्व लिख सकते हैं इसको, पहले हमने देखा था, कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व, ये राजस्व की प्राप्तियां माइनस योजनागत विकास में राजस्व व्यय, यानी योजनाओं में राजस्व व्यय, प्लस गैर योजनागत राजस्व व्यय, इसमें से घटाएंगे। मान लीजिए कर राजस्व है, मान लीजिए हमारे यहां 50,000 करोड़ रुपए कर से प्राप्त हुए। इस 50,000 करोड़ में से कर राजस्व हुआ 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ गैर कर राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें से योजनागत विकास पर सरकार के द्वारा मान लीजिए 40,000 करोड़ का व्यय किया गया, और गैर योजनागत पर 15,000 करोड़ का व्यय किया गया, गैर योजनागत। तो कुल मिलाकर ये 50,000 करोड़ की प्राप्तियां हुई और 55,000 करोड़ का भुगतान किया गया, तो राजस्व घाटा होगा 5,000 करोड़। इस प्रकार से राजस्व घाटे का आकलन किया जाता है। तो राजस्व घाटा निकालने के लिए क्या करते हैं, राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को घटा दिया जाता है, और ये सूत्र के रूप में आता है, ये राजस्व घाटे का सूत्र आप कह सकते हैं। सेकंड जो घाटा होता है, जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, उसको किस प्रकार से निकालते हैं उसको समझते हैं। सेकंड प्रकार का घाटा होता है, वो होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा निकालने के लिए राजकोषीय प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, राजकोषीय व्यय, ये एक तरीका हो सकता है। और या फिर जो है राजकोषीय घाटे में हमने पहले भी देखा कि सामान्य रूप से सरकार को जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है वो राजस्व प्राप्तियां कहलाती है, और पूंजीगत व्यय जो राजकोषीय व्यय योजनागत हो सकते हैं और गैर योजनागत व्यय हो सकते हैं, उसको राजस्व की व्यय की संज्ञा दी जाती है। तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, राजकोषीय घाटा, इसका ये सूत्र होगा, राजकोषीय घाटा बराबर, पहले आप लेंगे बजट घाटा, बजट घाटा प्लस आपने उधार कितना लेना पड़ा वो इसके अंदर जुड़ेगा, और समस्त देनदारियां सरकार को जो चुकाना है, उधार चुकाना है और समस्त देनदारियां सरकार की है, ये दोनों चीज मिला के, यानी बजट घाटा जो भी हुआ है, जो बजट घाटा है उसमें सरकार ने कितना उधार लिया, बजट बनाते समय कितना उधार लेना पड़ा, वो यानी बजट घाटे में उधार सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो भी उधार है प्लस सरकार की जितनी भी देनदारियां है उनको जोड़ेंगे तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होगा। यानी जो राजकोषीय घाटा है वो कुल राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, दोनों प्रकार की जो प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, उसमें से उधार लिए गए करों की राशि को इसमें राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय को घटाएंगे, तो ये आपको मिलेगा। इससे बजट, सबसे पहले आपको बजट घाटा आएगा, उसके अंदर उधार व समस्त देनदारियां जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका राजकोषीय घाटा। यानी बजट घाटे में जितने भी उधार है और जो देनदारियां हैं उनको जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वो राजकोषीय घाटा होगा। तो देखिए, सामान्य रूप से जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर सरकार का जितना ज्यादा व्यय होता है उसको राजकोषीय घाटे की संज्ञा दी जाती है। थर्ड जो आता है घाटा, जिसको बोलते हैं, आप तो ये ध्यान रखिए, राजकोषीय घाटा निकालने का ये फॉर्मूला आएगा,
राजकोषीय घाटा बराबर बचत घाटा प्लस उधार प्लस समस्त देनदारियां। अब थर्ड आता है, जो बात चल रही है कि वित्तीय घाटा किसको कहा जाता है, ये तीसरी चीज है वित्तीय घाटा। ये भी कई बार पूछा जाता है। एक आप ये ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट घाटा जो कहा जाता है वो राजकोषीय घाटे को कहा जाता है, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति का निर्धारक राजकोषीय घाटा होता है। और इसीलिए यह कहा जाता है कि राजकोषीय घाटा बजट के इतने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सामान्य रूप से इकोनॉमिक्स के द्वारा सरकार को सजेशन दिया जाता है। अब वित्तीय घाटा जो होता है उसके अंदर सरकार की वास्तविक स्थिति जो बताती है वो वित्तीय घाटा ही बताती है। यानी इसके अंदर बजट घाटे में सरकार की समस्त उधारियों को जोड़ते हैं तो वित्तीय घाटा आता है। वित्तीय घाटा बराबर होता है बजट घाटा प्लस सरकार की समस्त उधारी। यानी जो सरकार को अभी देना है, कहीं से भी उधार लिया है, उधारी जो भी, चाहे हमने देश से उधार लिया चाहे विदेश से लिया, उस सबको जोड़ देंगे बजट घाटे में। तो इस प्रकार के घाटे को वित्तीय घाटे की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा एक और होता है प्राथमिक घाटा। प्राइमरी घाटा, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगियों को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो ये होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगियां। क्या करना है, जब आपको प्राथमिक घाटा निकालना है तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगियां जो है उसको घटाने के बाद जो भी शेष राशि बचेगी उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। यानी राजकोषीय घाटे से आप ब्याज के रूप में जो पैसा चुकाया गया है उन सबको घटा दीजिए तो आपको प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। इस प्रकार से सरकार का जो बजट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सामान्य रूप से अधिकतर सरकारों का जो बजट होता है वो घाटे का होता है और इसमें राजकोषीय घाटे को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी कारण से सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है इसको देखा जाता है राजकोषीय घाटे के माध्यम से। तो मैं समझता हूं इसके अलावा सामान्य रूप से परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि सरकार के नवीन बजट की प्रवृत्तियां क्या है। तो उसके लिए अगर क्वेश्चन आता है तो जब फरवरी में जब नया बजट होता है उसके बारे में, अभी जो इस साल का जो बजट सरकार के द्वारा घोषित किया गया उसके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि आजकल जो नए नए बजट चल रहे हैं वो क्या है, आम बजट क्या है, इसके अलावा सप्लीमेंट्री बजट, पूरक बजट किसे कहा जाता है, लेखानुदान किसे कहा जाता है, निष्पादन बजट किसे कहा जाता है, जीरो बेस बजटिंग किसे कहा जाता है, आउटकम बजट क्या होता है, राज्य सरकारों के बजट और स्थानीय निकायों के बजट किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, राजस्व घाटा किसे कहते हैं, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं और वित्तीय घाटा किसे कहते हैं। मैं समझता हूं इन सभी चीजों को समझने में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आपसे अनुरोध है कि एक से अधिक बार इस वीडियो को देखें और अच्छे से आप इसका थोड़ा सा जैसे आपकी स्पीड हो उस हिसाब से आप इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के घाटे होते हैं और राजकोषीय घाटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे।